मैं कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ और 2-3 दिन पहले एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनका सवाल मेरे से ये था कि बुरहान वानी जैसे लोगों का नाम दिल्ली तक भी अखबारों में छपता है, लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जिनको मकबूल शेरवानी का नाम याद होगा, जो मकबूल शेरवानी के बारे में जानते होंगे। इसके बाद जो उन्होंने लाइन कही वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर मकबूल शेरवानी ना होता तो कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं होता। उस एक आदमी की वजह से आज कश्मीर जो है वो भारत के साथ है। ये लाइन मतलब इसके मानी कई तरह से हो सकते हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं कि पूरी मुकम्मल है कि नहीं है, क्योंकि कश्मीर भारत के साथ है तो उसकी और भी वजह हो सकती हैं। पर बात आई मकबूल शेरवानी की। मैं बारामूला आया, बारामूला में मकबूल शेरवानी का यहाँ पर ये मेमोरियल है और मैं थोड़ी बहुत जितनी उर्दू पढ़ पा रहा हूँ वो लिखा है मुजाहिदीन मकबूल शेरवानी। यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बात करता हूँ बाकी चीज़ें ये क्या लिखी हुई है। जैसे कि अभी आपने कहा कि मुजाहिद मोहम्मद मकबूल शेरवानी, ये इस मुकाम पर 7 नवंबर 1947 ईस्वी को कश्मीर के मशहूर मर्द मुजाहिद मोहम्मद मकबूल शेरवानी को कबायली डाकुओं ने पाकिस्तानी अफसरों के हुक्म से बांधकर मौसूफ के सीने बेकूबी पर 14 गोलियां चलाई। मुजाहिद मौसूफ ने अल्लाह अकबर शेर कश्मीर जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद कहकर अपनी जान अजीज़ खुदा इज़्ज़ुल जलाल को सौंप दी। ये इसकी याद में लिखा गया है कि उसने कब वफ़ात पाई। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि ये इताब का शिकार बन गया, वो है मकबूल शेरवानी साहब, जो यहाँ पर जो एक युवा नेता था, एक युवा सियासतदान था वो। और जो आखिरी लाइन ये इसमें इन्होंने लिखा है, ये एक पर्शियन में इन्होंने लिखा है, एक शेर लिखा है, बिना कर दंद खुश रस्मे बखा की खून गलती दन खुदा रहमत कंदायन आशिकान पाक तैनत रा, कि अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने वाला ये मर्द मुजाहिद जिसका नाम मकबूल शेरवानी था। और 1947 हम शुरू से कहानी शुरू करते हैं। मकबूल शेरवानी, जिनके बारे में हिंदुस्तान के देश भर में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, कौन था ये मकबूल शेरवानी? एकदम शुरू से आप पूरी कहानी बताइए। मकबूल शेरवानी बारामुल्ला के एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान था जिसने जवानी में ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इब्तिदाई तौर ये शुरुआत में ही जब इसने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया तो ये बाज़ाब्ता रुकन बन गई उस वक़्त की एक बहुत बड़ी तंजीम, जो आज भी है सियासी तंजीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो युवा नेता बन गया। तो युवा नेता उन्हीं दिनों में यहाँ पर कुछ कबायलों का आना हुआ, उन्होंने यहाँ पर दावा बोल दिया और वो मार्च करते गए। और 1947 की बात है। 1947 की बात है, ये अक्टूबर महीना अक्टूबर था। तो वो आगे बढ़ते गए और जब वो बारामूला पहुँचे तो यहाँ पर मकबूल शेरवानी ने इनको मज़ीद तबाही मचाने से रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने उनको रोका और जो हिस्ट्री है, जो हमें हिस्ट्री बताती है कि कबायलों ने उनका रास्ता रोका भी गया है और उनको मुख्तलिफ दूसरे रास्तों से भेजा गया, दूसरे रास्तों से, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर हम कहेंगे कि गलत रास्तों से उनको भटकाया गया। तो मकबूल शेरवानी ने वो इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वो आगे ना बढ़ सकें तो मज़ीद तबाही से बाकी कश्मीर का हिस्सा जो है बच सके। आप कह रहे हैं कि मकबूल शेरवानी जब कबायली यहाँ पहुँच गए तो मकबूल शेरवानी ने कबायलियों को गलत रास्ता बताया और श्रीनगर की तरफ बढ़ने का रास्ता नहीं बताया, ताकि वो यहीं भटकते रहें, आगे ना बढ़ पाएँ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ये जो हिस्ट्री हमें बता रही है आज के डेट में भी, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, और जो हम यहाँ की, क्योंकि उनकी फैमिली, जिसको शेरवानी फैमिली कहते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे घराने उन पर मुश्तमिल है यहाँ पर आज भी, और अच्छे अच्छे ओहदों पर भी फाइज है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, हम उसी कहानी पर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कैसे, मतलब मकबूल शेरवानी ने कबायलियों ने उनको क्या बतौर गाइड एक तरह से रखा था, रास्ता पूछा था, या किस तरह से पूरा क्या? नहीं, जब वो बारामूला पहुँचे
उन्होंने जो सरहदी कस्बा हमारा है, जो बॉर्डर एरिया है, ओडी का रास्ता इख्तियार किया था, तो बारामूला तक पहुंच गए थे। और वो बारामूला किस तरफ से आ रहे थे? वो ओडी की साइड से आ रहे थे। हाँ, जो कबाइल यहाँ पर आए हैं वो ओडी की साइड से आए हैं। बारामूला पहुंचकर जब मकबूल शेरवानी को पता चला कि इस तरह हमला हुआ है कश्मीर पर, सैकड़ों की तादाद में रहे होंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल एक मुनज़्ज़म फौज की तरह। मुनज़्ज़म नहीं था। मुनज़्ज़म अगर हम मुनज़्ज़म कहेंगे तो वो फौज होती है, लेकिन वो एक बिखरे हुए लोगों की अच्छा, तरह, कुछ छोटे छोटे बिखरे हुए हमलावरों की तरह। तो यहाँ जब पहुँचे तो मकबूल शेरवानी को किसी ने इतला दी, तो उसने यहाँ आकर उनको रोकने की कोशिश की। अच्छा, जब वो कबायली यहाँ आए थे, इस शहर में आए थे, यहाँ रिहाइश भी थे, लोग रह रहे होंगे, तो लूटपाट कर रहे थे या मर्डर्स कर रहे थे? जैसे कि उस वक्त के लोगों के साथ बात हुई है, कई बार बात हुई है, तो पता चला हमें कि उन्होंने पहला दावा बोल दिया है, हमारे यहाँ पर एक सेंट जोसेफ स्कूल है, वहाँ पर एक दावा बोल दिया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को उन्होंने वहीं पर मार दिया, सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर। तो वो सेंट जोसेफ स्कूल, या तो मिशनरी स्कूल, हाँ मिशनरी स्कूल है। तो उसके अंदर जो सुनने में आया है, जो हमने पढ़ा भी है, और कुछ सुनने में भी आया है, कुछ हम जब हम अपनी स्टोरी बनाते हैं तो उस वक्त भी पता चला कि वहाँ पर उस वक्त कहते हैं कि उस हॉस्टल में, वो स्कूल इतना ही नहीं है, वहाँ हॉस्टल भी चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, मैटरनिटी हॉस्टल है वो। तो वहाँ पर एक मुजफ्फराबाद की एक लेडी भी एडमिट थी, और वो भी शिकार बन गई उनकी। अच्छा, उसको भी मार दिया गया है। तो वो मर्डर, रेप, ये सब करते हुए आगे बढ़ रहे। जाहिर सी बात है, ये तो वही हो रहा था। तो वो आगे बढ़ रहे थे। मिशन क्या था वो किसी को मालूम नहीं था। उनका मिशन और मकसद क्या है, वो आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर उन्होंने रोका। अच्छा, जैसे आपने कहानियाँ सुनी है, अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी होंगी, जब वो आए थे उस तरफ से, तो यहाँ के लोगों के लिए तो बिल्कुल नए होंगे कि उनको मालूम ही नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। ये एक बात बताऊं मैं, जम्मू कश्मीर में जो सरहदी इलाका, पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जो उनका जो हुलिया होता है, वो भी सेम वैसा ही होता है जो हुलिया कबाइलों का है। जो क्योंकि वो पख्तून थे, जाहिर सी बात है कि वो पहाड़ी लोग ही थे, तो पहाड़ी लोगों और अपने लोगों का हुलिया एक जैसा रहता है। कौन से जो हमारे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, देखकर पहचान नहीं पाते कि हाँ, कौन से हिस्से का। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि हर किसी को मारना या पीटना या बाकी चीज़ कहेंगे कि हम, तो उसमें दुविधा में भी चले गए कि ये हमारे अपने ही लोग हैं या कोई हमलावर है। दुविधा में कौन चले गए? जो हमलावर आए वो? नहीं, या यहाँ के लोकल लोग? यहाँ के लोकल। अच्छा, उनको ये हुलिया एक जैसा ही है। हाँ। हुलिया कबाइलों का, और यहाँ के जो सरहदी इलाकों में हमारे रहते हैं ना, पहाड़ी, जिनको हम पहाड़ी कहते हैं, या गुज्जर कहते हैं उनको हम, तो वो कम्युनिटी और उनका हुलिया एक जैसा ही रहता है ओवरऑल। तो कबाइलों ने यहाँ पर आकर जब बारामूला पहुँचे, तो शायद उनकी पेशकदमी आगे की तरफ थी, श्रीनगर की तरफ थी। तो यहाँ पर उस वक्त, ये हिस्ट्री हमें बता रही है कि उस वक्त यहाँ मकबूल शेरवानी जो युवा लीडर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने उनको रोका और कुछ लोगों को भटकाया। हाँ, जब वो कबाइली यहाँ पहुँचे थे, तब यहाँ सिक्योरिटी किसी भी तरह की? वही तो मैं वही पूछ रहा हूँ। तो उस वक्त यहाँ महाराजा का दौर था, हरि सिंह का। हाँ, ये इंडिपेंडेंट रियासत नहीं थी, एक यहाँ हरि सिंह का दौर चल रहा था। तो यहाँ पर एक तहरीक भी चल रही थी। उस तहरीक में हरि सिंह से आज़ादी की मांग हो रही थी, जिसको हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो उसी को फिर कन्वर्ट किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये कहूँगा, ये 1938-39 के आसपास। बिल्कुल हाँ। तो लेकिन उस वक्त जब कबाइलों का हमला जोर पकड़ता गया, तो हर साइड से, कपवाड़ा साइड से भी और इस साइड से भी, तो जब जोर पकड़ गया तो उसने दरख्वास्त की इंडियन गवर्नमेंट से। महाराजा ने दरख्वास्त की कि मुझे फौजी मदद फराम की जाए। तो जो पहला रेजिमेंट यहाँ उतरा वो सिख रेजिमेंट था, और सिख रेजिमेंट ने यहाँ के कुछ लोकलों के साथ, जिनको उनको रास्ता दिखाने में लगे, कुछ लोग लोकल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर खून खराबा हो, तो लोकलों के साथ कुछ जो उस वक्त के लोकल थे, या रेनिगेट्स कहेंगे हम, कुछ लोग ऐसे भी थे, उनकी मदद से सिख रेजिमेंट ने उनको आगे बढ़ने से
रोक दिया। रोक दिया। हाँ। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। एक तरफ से उड़ी की साइड से कबायली आ रहे थे, कबायली बारामूला पहुंच चुके थे, और दूसरे साइड से श्रीनगर की साइड से आ रहे थे 1 सिख रेजिमेंट, बिल्कुल। जिनका यहाँ मैंने मेमोरियल भी देखा। वो पहली रेजिमेंट थी जो बारामूला में पहुंची। ये तारीख थोड़ी बता पाएंगे आप? बिल्कुल। ये कबायली यहाँ कब घुसे? और हाँ, जो हमें हिस्ट्री बताती है और जो हमें पुराने लोगों से मालूम हुआ है कि जब इंडियन फौज के पहला रेजिमेंट जो सिख रेजिमेंट यहाँ उतरा, तो उन्होंने बहुत सारे कश्मीरी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया, क्योंकि उनका स्वागत किया, वेलकम किया। आर्मी का, फौज का, क्योंकि जो महाराजा ने दरखास्त पर मंगवाई थी। तो फिर इसमें पहले से ही इसको तो कबायलों ने मकबूल शेरवानी को यहाँ पर यहीं पर असैसिनेट किया। अच्छा, जब ये कबायली आए थे यहाँ, ये अक्टूबर की तारीख बता पाएंगे जब यहाँ इंटरव्यू? ये अक्टूबर का महीना पूरा लगा है इसमें। अक्टूबर का महीना पूरा लगा है, क्योंकि वो मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे और छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे थे। तो उस वक्त यहाँ के लोगों को, जैसे मैं आपने कहानी सुनी होगी या अपने बुजुर्गों से या आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, यहाँ के लोगों को मालूम था कि हमारी हिफाजत के लिए इंडियन आर्मी आएगी या कोई फौज राजा हरि सिंह की आएगी? नहीं, जब अफरा तफरी का माहौल पहुंचा तो फैला, लेकिन उन दिनों वसाइल नहीं थे। वसाइल मतलब इस तरह मीडिया का बोलबाला नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह किसी को पता नहीं चला। लेकिन अचानक जब उनको रोकने के लिए सिख रेजिमेंट यहाँ पहुँच गई, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, और कुछ लोग वहाँ पर दोनों अतराफ से बहुत सारे कबाइल मारे भी गए और बहुत सारे वापस चले गए, भागने में कामयाब हुए। तो मैं ये कहूँगा कि सिख रेजिमेंट के भी बहुत सारे ऑफिसर उस वक्त शहीद हुए। हाँ। अच्छा, मुझे मैं शेरवानी की जब कहानी, मकबूल शेरवानी की जब कहानी पढ़ रहा था, तो मुझे दो बातें मिली, दो एक तरह से नैरेटिव हैं। एक ये है कि मकबूल शेरवानी ने उन कबायलियों को बोला, गलत रास्ता बता दिया, तो वो घूमते रहे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा एक इसलिए बताया क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाए, श्रीनगर की तरफ ना जा पाए, इसलिए उनको उनकी एक टैक्टिस थी, एक चाल थी, ताकि श्रीनगर बच जाए। दूसरा मैंने ये पढ़ा है कि उन्होंने, मकबूल शेरवानी ने कबायलियों को बताया कि इंडियन आर्मी आ गई है आगे से और बहुत बड़ी फौज आ रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस डर से कबायली आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि इंडियन आर्मी के पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने पहले इन्फॉर्म करके थोड़ा सा एक तरह से उनको रोक लिया यहीं कबायलियों। मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी बात हुई होती तो फिर उसको मारते नहीं, फिर उसको हलाक नहीं करते। अगर उन्होंने ये कहा होता कि आगे फौज है, फिर वो उनका वफादार होता। नहीं, वो फौज वाले, हाँ, फिर ये उनका वफादार बन जाता। तो उन्होंने भटकाया, क्योंकि उनको लगा कि मेरे कश्मीर में खून खराबा नहीं होना चाहिए। उनको ये लगा कि मेरे कश्मीर में खून खराबा नहीं होना चाहिए, और उसको असैसिनेट किया गया उसी वक्त, क्योंकि उसने उनको भटकाया मुख्तलिफ जंगलों की तरफ। इस साइड भी जंगल है, जो हम गुलमर्ग जंगल कहते हैं, हम कंडी इलाका कहते हैं, इस तरफ भी जंगल है। उस तरफ जो सुनने में आया है कि कई दिनों तक वो इस जंगल में भटकते रहे और श्रीनगर का रास्ता उनको नहीं मिला। उसके बाद ही मकबूल शेरवानी को पकड़कर उसका असैसिनेट किया गया। अच्छा, और जो उनको असैसिनेट करने की, उनको मारने की भी जो कहानी है, बहुत दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक। मैं ये बताऊं क्योंकि दर्दनाक इसलिए है, यहाँ पर लिखा गया है 14 गोलियां, लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है 14 गोलियां चलाई गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मकबूल शेरवानी का ये मेमोरियल है जहाँ उनके बारे में पूरी बातें लिखी हुई हैं, उनकी शहादत के बारे में लिखी हुई हैं। तो ये मैं कहूँगा कि 14 गोलियों के साथ साथ जो हमने पुराने लोगों से सुना है, उनका ये मानना है कि उसको बहुत दर्दनाक तरीके से असैसिनेट किया गया, क्योंकि उसको कील ठोक दिए गए थे। कील ठोक दी, और वो भी एक खंबे के साथ। तो ये उस वक्त का कुछ लोगों का कहना है कि गोलियों तो दूर की बात है, पहले तो उसको असैसिनेट किया गया, उसको कील ठोक बुरी तरह से मारा गया। हाँ। तो मकबूल शेरवानी की शहादत बारामूला के किस इलाके में हुई? यहीं जहाँ हम खड़े हैं वहीं शहादत हुई? बिल्कुल यहीं पर, आप उसी जगह खड़े हैं इस वक्त, तो जहाँ पर उसकी शहादत हुई है। और मैं अभी हम उस जगह खड़े हैं जहाँ मकबूल शेरवानी की शहादत हुई, या इस बात को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जिसने अपनी जान पर खेलकर कश्मीर को कबायलियों से, लुटेरों से बचाया,
अपनी जान दे दी उसके लिए। और जी, तो उसकी शहादत के बाद अगर हम बारामूला की मैं शहादत वाली जब मैं कहानी पढ़ रहा था, कई सारी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, तो मुझे एक चीज़ और मालूम चली कि कबायली उससे बार बार ये कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, और भी कई तरह के नारे लगाने की बात हो रही थी, पर उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद और इस तरह की नारेबाजी। हाँ, ये आखिरी दम तक उनकी बात नहीं मानी, और वो जो नारे लगवाना चाहते थे, तकरीर करवाना नारे स्लोगन लगवाना चाहते थे, वो नहीं लगाए। जब उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और उनको भटकाने की कोशिश की, मुख्तलिफ जगह यहाँ नज़दीक इलाके हैं, जंगल इलाका है, तो जब उनकी तरफ भटकाया उनको, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि हमें रास्ते से भटकाया गया है, तो उसको पकड़कर एस्लेट किया गया। लेकिन उस वक्त एस्लेट करने से पहले उसको ये कहा गया कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, और उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद भी जवान थे। और कितनी उम्र थी उनकी? कुछ लोगों का मानना है 19 साल, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 27 साल। 27 साल की उम्र में, अगर हम घर वालों की बात करें तो 27 साल की उम्र का। 27 साल की उम्र? बिल्कुल, हाँ, 27 साल की उम्र। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम्हारी जान बख्श देंगे अगर हम जो नारे लगवा रहे हैं वो लगा देते हो, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि जब वो उसको पकड़ा गया है और उसके बाद वो भी इसी ज़िद पर अड़ा था कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं। अगर उसने ये कदम नहीं उठाया होता तो मुमकिन है कि आज वाकई तौर जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता और उनका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। पाकिस्तान का हिस्सा वाले, इसकी ग्रेविटी बात की ये है कि अगर कबायली आगे बढ़ जाते हैं तो वो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और इंडियन आर्मी वहाँ उतर नहीं पाती, बहुत मुश्किल होती, शायद वो फिर वो अलग कहानी होती। लेकिन मकबूल शेरवानी ने अपनी जान देकर यहाँ से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो नारे मकबूल शेरवानी लगा रहे थे जब उनकी शहादत, जब उन पर कील ठोकी जा रही थी, तब भी वो नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल यही नारा लगा रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ये नारे लगा रहा था, और उन नारों का यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी वो नारे लिखे गए हैं। उसने 2 नारे लगाए हैं। पहले था अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, फिर शेर कश्मीर जिंदाबाद। शेर कश्मीर कहते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, क्योंकि जिस पार्टी के साथ वो मुंसलिक था। और उसके बाद उसने लगाया हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद कहकर अपनी जान अजीज़ अल्लाह के हवाले कर दी। ये नारे वो लगाता रहा और तब तक लगाता रहा जब तक उसकी जान निकली। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, शेर कश्मीर जिंदाबाद और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। और इसी वजह से इस पर भी, या जो मेमोरियल का जो ये पत्थर है, इस मेमोरियल के पत्थर पर भी यही नारे लिख कर गए हैं। तो मकबूल शेरवानी का परिवार, अगर हम कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा कि शेरवानी फैमिली जो है वो आज कई घरानों पर मुश्तमिल है और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज भी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, जब मैंने बात की है, बहुत सारे लोगों के साथ बात भी की है, तो उनका ये मानना है कि बेशक हमारे भाई ने, हमारे बच्चे ने अपनी जान दे दी है इस वतन के लिए, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। ये उनका मानना है। मिलना चाहिए वो नहीं, उनको उतना इज्जत सम्मान नहीं मिला। हाँ, यहाँ के लोग मकबूल शेरवानी को कितनी इज्जत की नज़र से देखते हैं? तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगा, मकबूल शेरवानी को मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल उसको कहते हैं कि कश्मीर का गद्दार। कश्मीर का गद्दार कहते हैं। हाँ। ये नैरेटिव कब बना? ये नैरेटिव तब बना है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ साल, क्योंकि जब शहादत हुई उनकी 1947 के आसपास, तब तो लोग उनके साथ थे। चीज़ें ये जो गद्दार वाला नैरेटिव का बिल्डअप होना बज़ाहिर खुद बिल्ड हुआ, तब से लेकर एक तहरीक चल रही थी। मतलब शुरुआत से ही तहरीक चल रही थी, पहले इनके खिलाफ, महाराजा के खिलाफ तहरीक चल रही थी कि हमें आज़ाद छोड़ा जाए और एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाए। तो उसके साथ साथ उसके बाद ये हुआ कि डेमोक्रेटिक स्टेट तो नहीं बन पाई, लेकिन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना जो इस्लाम के नाम पर एक कंट्री बन गई,
तो वो उन्होंने अलग कंट्री बनाई और हिंदुस्तान अलग एक कंट्री बन गई। तारीख है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा, मैं कंप्लीट करना चाहूँगा ये। तो 1947 में तो वहाँ भी एक तहरीक चल रही थी जो कामयाब हुई इंडिया में भी, और ये एक रियासत थी, एक अलग मुल्क था उस वक़्त, और यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो 1947 की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ की आज़ादी, ये कश्मीरियों का मानना है, सलब कर दी गई। सलब इसलिए कर दी गई क्योंकि महाराजा ने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ एक्सटेंशन किया, उन्होंने माहदा किया, तो वो तहरीक चलती गई। और जब ये कबाइलों ने हमला किया, कबाइलों का हमला जब हुआ, तो इसी सिलसिले में ये तहरीक मतलब दबी रही, लेकिन कबाइलों के हमले के बाद ये अंदरूनी तौर आगे बढ़ती गई। तो असल में ये जब सख्तियाँ बढ़ गई, यहाँ कुछ सख्तियाँ बढ़ गई, हुकूक जो होते हैं, जो बुनियादी हुकूक होते हैं इंसान के, शहरी के, उन पर कहीं न कहीं शब खून मारा गया, कहीं न कहीं शब खून मारा गया। शब खून ये मतलब हुआ कि जो हुकूक है मांगने पर भी नहीं मिले, जो उसका बुनियादी हुकूक है। तो असल में ये 89 में शुरू हुआ। फिर ये कश्मीर को इस पोजीशन पर पहुंचाने वाला, अगर उस वक्त इसने उनको नहीं रोका होता तो शायद हमारा कुछ और ही आज हो जाता है। तो ये जो बन गया लोगों में एक मुश्तरका एक मैं कहूँगा कि ख़ुसूसन जो कश्मीर के लोगों का उनका बन गया एक मुश्तरका, ये जहन में आ गया कि नहीं, अगर कश्मीर में इन्होंने उस वक्त उनको नहीं रोका होता तो आज हम किसी और पोजीशन में होते। तो इस जुल्म जो आज हो रहा है, जो उनका मानना है, कश्मीरी का मानना है कि जो आज हम पर जुल्म हो रहा है, मुश्किलात बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होता, कुछ पोजीशन और होती, कुछ पोजीशन और होती। मैं ये पूरी बातें मैं ध्यान से समझकर मुझे यही समझ में आया कि 47 में जब मकबूल शेरवानी ने कबाइलियों को रोकने के लिए अपनी जान दी, तब यहाँ के लोग हिंदुस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। 47 के बाद 89 तक उन लोगों ने इंतज़ार किया चीज़ें बेहतर होंगे, सुधरेंगे, डेवलपमेंट होगा, या और भी तरह की जो ज़रूरतें, हुकूक होते हैं, वो हुकूक उनको मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में आज़ादी शुरुआत से ही उनका हाथ छीना गया है या धोखे से जो है भारत में मिला लिया गया, उनके लिए मैं ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि 47 से 90 तक का दौर, लगभग 40, 42, 43 साल होते हैं, उतने दौर तक यहाँ पर भी शहीद वाला ही नैरेटिव रहा मकबूल शेरवानी का। वो शहीद के तौर पर ही उसी तरह देखे गए। जो नैरेटिव गद्दार वाला नैरेटिव आया वो 89 में आया। तो सीधे सीधे जो है यहाँ की जो आज़ादी और उसका एक दो बाइनरी बना दी जाती है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही था या धोखे से मिला लिया गया, वो नहीं था। चीज़ें ख़राब इसलिए हुई क्योंकि लोगों को यहाँ हुकूक नहीं मिला, जो लोगों को यहाँ के लोगों को चाहिए, बिजली सड़क पानी ये चाहिए, वो नहीं मिला, इसलिए हालात ख़राब हुए। मिलिटेंसी को उनको जो फर्टाइल लैंड मिली, वजूद मिला उनको, और मिलिटेंसी बढ़ी। लेकिन अभी भी लोगों में यहाँ मकबूल शेरवानी के लिए सम्मान है, उनके परिवार को सम्मान की नज़र से देखते हैं। अभी जिन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरा किस्सा बताया, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, वो नाम अपने नहीं बताना चाहते क्योंकि कई तरह के डर भी होते हैं यहाँ। शुक्रिया। आप ललन टॉप देख रहे हैं, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं। हम अभी कश्मीर के बारामूला इलाके में हैं।